नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है शर्मसार करने वाला। शर्म करो, शर्म करो। मध्य प्रदेश की दमोह की यह घटना है जिससे आप वाकिफ होंगे। सुबह से लगातार ये चर्चाओं में बना हुआ है। एमपी में महफूज नहीं है बेटियां, लॉकडाउन में नहीं रुक रहे हैं अपराध, लेकिन जिस तरह की स्थितियां मध्य प्रदेश में देखी जा रही, खासकर जब हम दमोह की बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरकार का यह दावा है, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अपराध को रोका जाए, लेकिन लॉकडाउन का मौका है और इस वक्त भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं कि समझ नहीं आता है कि इसके लिए किन लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए। मामला जैसा हम बता रहे हैं आपको कि दमोह का है, जहां एक मासूम बच्ची जो 5 साल की है, उसका पहले रेप किया जाता है, बाद में उसकी आंख फोड़ दी जाती है। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। एएसपी विवेक लाल के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, 20 से अधिक लोगों से पूछताछ कर रही है, कई लोगों को हिरासत में लिया है, पर यह तो दमोह पुलिस को बताना पड़ेगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। यह कैसा लॉकडाउन था? लॉकडाउन चलता रहा, लेकिन आरोपी आते हैं, बच्ची को उठा के ले जाते हैं, रेप करते हैं, आंख फोड़ देते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में राजनीति भी गरमाई है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और यह कहा है कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का क्या कहना है, जरा ये सुन लेते हैं। दमोह में जो जानकारी आई कि 7 साल की बच्ची से रेप करके उसकी आंख फोड़ के फेंक दिया। लॉकडाउन में जब पुलिस सतर्क है, कोई सड़कों पर है नहीं, उसके बाद इस तरह की घटना, ये कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। भोपाल में भी एक ब्लाइंड महिला बैंक अधिकारी, उसके घर में घुस के, मियाँ बीवी दोनों ब्लाइंड है, उसके घर में रेप हो गया। तीसरा 1250 जेपी अस्पताल से एक बच्ची को 2 लोग उठा के ले जाते हैं और पूरे 3 थाने पार करते हैं, एमपी नगर और गोविंदपुरा, और रेप करने के बाद उसको वापस छोड़ देते हैं जेपी अस्पताल में। और वो एमपी नगर का जो बोर्ड ऑफिस चौराहा है, वहाँ इतनी पुलिस रहती है कि जब हम बाबा साहब को माल्यार्पण गए तो एफआईआर हो गई हमारे खिलाफ। तो ये जब हो सकता है तो उनको रोका कैसे नहीं गया, चेक कैसे नहीं किया कि कैसे जा रहे हैं बच्चे। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें कानून व्यवस्था पर लॉकडाउन के समय एक प्रश्न चिन्ह करती है। मंत्रिमंडल बना है, विभाग भी मिल गए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में है, अपराधों में तेजी से गिरावट आई है। हर प्रकार के अपराधों में गिरावट आई है, चाहे सामाजिक विकृति, मानसिक विकृति से पैदा होने वाले अपराध हों या संगठित अपराध हों, हर प्रकार के अपराध में कमी तेजी के साथ में आई है। अगर किसी बस्ती मोहल्ला के किसी परिवार में इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक शर्मनाक घटना घटती है तो सभ्य समाज पर कलंक है। ये किसी भी तौर पर बख्शे जाने वाली घटना नहीं है। सजा तो कड़ी होगी, मौजूदा कानूनों के तहत होगी, लेकिन कांग्रेस थोड़ी अकल लगा के आरोप करे तो अच्छा होगा। ये बिल्कुल बढ़ती गर्मी और बढ़ते कोरोना के प्रभाव की तरह अपना काइयापन ना दिखाए ऐसी घटनाओं पर। घटना यहाँ घटित हुई है। एक 6 वर्षीय बच्ची जो कल अपने कुछ दोस्तों के साथ, बच्चियों के साथ अपना खेल रही थी, उसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, आरोपी द्वारा उसको ले जाया गया और उसके साथ दुष्कृत्य किया गया। बच्ची की आंखों में भी गंभीर चोटें हैं। घटना की जानकारी जब प्राप्त हुई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है। काफ़ी सस्पेक्ट से यहाँ पूछताछ की गई है। बच्ची को उसका इलाज के लिए तत्काल रेफर करके जबलपुर अस्पताल भेजा गया है, जिला अस्पताल, जहां उसका इलाज चल रहा है। लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कई सस्पेक्ट से पूछताछ की गई है। इसमें कुछ हम लोग को कुछ सुराग रसी भी प्राप्त हो रही है, उसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। शीघ्र आरोपी की पता रसी करके गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो एसपी साहब कह रहे हैं कि कई लोगों को सरेंडर किया गया है, पूछताछ जारी है और कुछ जानकारी हासिल भी हुई है। लेकिन एसपी साहब ये तो बता दीजिए
कि लॉकडाउन में अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। और ये कैसा समाज का वो कौन सा विकृत चेहरा सामने आ रहा है जिसमें शर्म नहीं आई उन लोगों को। एक तो रेप करते हैं, उसके बाद बच्ची की आंखों को फोड़ देते हैं। अब बच्ची मौत और जिंदगी के बीच जबलपुर अस्पताल में भर्ती है, इलाज किया जा रहा है। इस पर जमकर राजनीति भी गरमाई है। मुख्यमंत्री ने इसको काफी गंभीरता से लिया है, लेकिन कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला है। इसी तरह जीतू पटवारी और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स है, एक तरह से कहा जाए तो सरकार को निशाने पर लिया है। पर सरकार का यह कहना है कि जल्द ही जो आरोपी है उन तक पुलिस पहुंचेगी। 10,000 का इनाम भी घोषित किया। हम चलते हैं दुष्यंत पारासर के साथ पास, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस वक्त। दुष्यंत, बहुत ही लोमहर्षक घटना है। इस घटना के बारे में बात करने में भी, लफ्ज सोचने में भी लगता है कि आखिर कौन से लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन सुबह से जब इस घटना को सुना है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि आखिर हम किस समाज के हिस्से बनते जा रहे हैं। वो लोग कहां से इस समाज में प्रवेश कर गए जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। उन्हें शर्म नहीं आई, और कितना शर्म करें, कितना भी शर्म कर लीजिए, मुझे लगता है उनको शर्म आना नहीं होगा, क्योंकि जब उनके हाथ नहीं कांपे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते तो वो क्या शर्म करेंगे। लेकिन क्या सरकार और जो जिम्मेदार हैं वो शर्म कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और जिस तरीके से लगातार इस घटना के बाद से ये बयानबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, उससे ये जरूर समझा जा सकता है कि इस किस तरीके से गंभीरता जो है राजनीतिक जनप्रतिनिधि दिखा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी हद तक सरकार काम करेगी और किसी भी प्रकार से कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उनको जल्द से जल्द समाज के सामने लाया जाएगा। लेकिन एक बात ये भी समझनी होगी कि जिस तरीके से जब पूरे देश में लॉकडाउन है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ऐसे लोग लगातार देते जा रहे हैं, और जब ये घटना वारदात होती रही उस दौरान पुलिस क्या कर रही थी। जब लगातार पुलिस अलर्ट है, सड़कों पर है और लगातार ऐसे लोगों को रोक रही है जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों कहीं नहीं रोका गया और किस तरीके से उनकी जांच क्यों नहीं की गई। अगर वो किसी वाहन से थे तो उस वाहन की जांच क्यों नहीं की गई। और इस तरीके की जो वारदात निकलकर सामने आई है उसका जिम्मेदार किसको माना जाए। क्या वो समाज इसका जिम्मेदार है जिसकी मनोदशा बदलती जा रही है? क्या वो लोग जिम्मेदार हैं जिनकी जो लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? या फिर उन जिम्मेदारों की बात की जाए जो जिम्मेदार सड़क पर हैं और लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर है और कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। तो किस पर ये जिम्मेदारी सौंपी जाए और किसको ये माना जाए कि यहां पर गलती किसकी है। हम इसको मान सकते हैं कि अपराधी अपराध कर रहा है, लेकिन उसको रोकना भी एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की हो सकती है। और जब लॉकडाउन जैसी स्थिति है, जब सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं और लगातार पुलिस उन लोगों को, जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे लोग बाहर क्यों घूमते रहे, कैसे घूमते रहे, ये बात पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन अगर बात राजनीतिक रूप से की जाए तो राजनीतिक जनप्रतिनिधि अपने अपने बयान तो दे रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह पा रहा है कि उसको न्याय कैसे मिलेगा। उस 5 साल की जो बच्ची है उसके साथ में जो घटना हुई है उसको न्याय कैसे मिलेगा। क्या किस तरीके की मनोदशा है लोगों की, उनको बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरीके से अपराध पर जरूर बात कर रहे हैं कि अपराधियों को हम सजा देंगे, अपराधियों को सजा मिल जाएगी, दे दी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों को सजा मिल रही है लेकिन उससे सीख लोगों को क्या मिल रही है? क्या ऐसे अपराध कम हो रहे हैं? लोग तो समझने को तैयार नहीं है। इस पर तो फांसी की सजा भी मुकर्रर हो गई है। अब तो यह भी तय कर दिया गया है कि ऐसे कोई अंजाम देगा ऐसी घटना को तो उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन हमने देखा है दिल्ली के मामले में जब किस तरह से कितने साल लग गए उस फांसी के फंदे तक पहुंचने में ऐसे दुष्कर्मियों को। चलिए, मेरे साथ इस समय डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। मैं उनसे ही बात करता हूं कि आखिर ये कौन सा समाज का चेहरा है और कौन ऐसे लोग हैं दरिंदे जो इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी हाँ सैनी साहब, बेसिकली ये विकृत मानसिकता का कहीं ना कहीं एक रूप है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे सजा को लेकर के, कानून को लेकर के, देखिए कानून के यहाँ पर अपने लिमिटेशन है। जो हर व्यक्ति को लगभग ये पता है, 10-12 साल की उम्र के जब लोग हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हत्या, बलात्कार, ऐसे अपराधों में जघन्य सजा मिल सकती है, बहुत खतरनाक सजा मिल सकती है, तो उसके बावजूद लोग करते हैं। तो जो मामला है वो बेसिकली मानसिकता से जुड़ा हुआ है, कुंठा से जुड़ा हुआ है, हताशा से जुड़ा हुआ है, सेक्स एजुकेशन के अभाव को लेकर के जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं पेरेंट के साइड में लापरवाही से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार की अगर हम बात करें तो
बेरोजगारी और जो आर्थिक विषमता है उसको लेकर के जुड़ा हुआ है। और जो नशे का, स्पेशली जो घटिया क्वालिटी के नशे हैं, उनका भी बहुत ज्यादा रोल होता है। ऐसे में हमारी जो सद्वृत्ति होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और ये ऐसे एक्ट को अंजाम दे देते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको मानसिक स्वास्थ्य, मानसिकता से जुड़ा हुआ मुद्दे के रूप में देखना जरूरी है मनोज जी। डॉक्टर सत्यकांत, इसमें आपको घटना के बारे में बता दूं आपको कि ये दमोह की घटना है। जो बच्ची है उसकी उम्र सिर्फ 5 साल है, बहुत मासूम बिटिया है वो, और उसको 2 आरोपी, जो भी जितने भी आरोपी रहे हैं, वो ले जाते हैं, घटना को अंजाम देते। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आंखें फोड़ देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जितने भी अपराध होते हैं, हो सकता है इसमें भी आप देखें कि मामला नशे से रिलेटेड निकले। आप निर्भया मामला भी देख लीजिए कि ऐसे में नशे का जो एसोसिएशन होता है वो बहुत ज्यादा और इसकी विभत्सता को बढ़ा देता है। पुरुष प्रधान मानसिकता का शिकार होना बेसिकली इस मामले में होता है। और ऐसे में जो आपने 5 साल की बच्ची का जिक्र किया, वो सॉफ्ट टारगेट ही चुनते हैं जो उनका विरोध कम से कम कर सके और वो और शक्तिशाली फील कर सके कि हमारे अंदर कितना ज्यादा पावर है। उन्हें अपनी सारी कुंठा मिटाने के लिए ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स ही चाहिए होते हैं और वो अपराध करके भी उनके साइक को एक राहत सी मिलती है कि हमने ये कर दिया और मैं इतना बलशाली हूँ, या मुझे इतना ज्यादा कुंठा थी, अब वो हट गई, मेरे अंदर इतना पावर है। तो वो खुद की कुंठा से ग्रसित होने के कारण ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन इससे कैसे, मतलब कैसे ऐसे लोगों की पहचान होंगी? क्योंकि समाज में सभी लोग ऐसे हैं, समाज बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान में संस्कृति की बात होती है, समाज की बात होती है, लेकिन कुछ दरिंदे हैं जो इस तरह से जब आते हैं कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी तरह के ये लोग हैं। इनकी पहचान कैसे होगी, कैसे समझ पाए? क्योंकि आजकल तो महफूज नहीं है बच्ची। आप छोटी सी बच्ची 5 साल की बाहर खेल रही है, कुछ ऐसे दरिंदे आएंगे, उसको उठाकर ले जाएंगे और फिर जिस तरह से ये घटना सामने आई वो सामने आ जाएगी। कैसे पहचाने समाज, कैसे समझ पाए इनको? मनोज जी, इस मामले को अगर हमें इसमें वाकई में कुछ करना है तो सबसे पहले ऐसे डिस्कशंस सरकार के सामने लोगों के जो एक्टिविस्ट हैं या जो मीडिया है जी, उनको किसी घटना का इंतजार नहीं करना होगा, अनवरत ये डिस्कशंस चलने चाहिए। और इस मामले में सब लोगों को एक हो जाना चाहिए कि अब हम इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ बात करके या अंजाम दे करके ही हम इससे पीछे हटेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नमेंट के स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक विषमता को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शैक्षणिक जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो सेक्स एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा लाए जाने की जरूरत है, ताकि जो मन में विचार आते हैं उनका वैज्ञानिक उन्हें व्याख्या मिल सके। दूसरा, परिवार के स्तर पर हमें महिला की रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। ये हर परिवार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यही कहीं ना कहीं रूट कॉज है जो पुरुष प्रधान मानसिकता है। जब हम इक्वालिटी के साथ समाज इसको ट्रीट करेगा तो ये जो एक कुंठा भरी होती है इसमें भी काफी ज्यादा कमी आएगी। दूसरा, जो कानून है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। आप देखिए कि कोई भी ऐसे मुद्दे, चाहे वो वीआईपी से रिलेटेड हो, सरकार बनाने गिराने से लेकर के रिलेटेड हो, आप देखिए कि उनका जो फैसला होता है वो रातों रात हो जाता है, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे, और हर कोर्ट उपलब्ध है। लेकिन क्या ऐसे अपराधों को हम प्राथमिकता में लेते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है नहीं लेते हैं। आपने खुद अभी शो के दौरान बताया कि निर्भया केस को कितने समय लग गया, तो मुझे ऐसा लगता है इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा कि इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन जब घटनाएं घटती है तो हम उस पर चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि जो जिम्मेदार है उनको सजा मिले, जो जिम्मेदार है उन पर समाज उनका बहिष्कार करे, लेकिन शायद भूल जाते हैं। पर अब सवाल ये भी है कि यदि शिक्षा के बढ़ावा देने की बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो अब ये पता नहीं है कि ये जो जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया वो कौन रहे होंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त चेतन सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट, मैं उनका स्वागत करता हूं। चेतन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चेतन जी, चलिए मैं दुष्यंत के पास चलता हूं। दुष्यंत, आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, और समाज का ये विकृत चेहरा है एक। देखिए, पूरे समाज पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि समाज में आप और हम सब रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो शर्मसार करते हैं, कुछ लोग हैं जो हमें लिखना पड़ता है कि शर्म करो, शर्म करो। लेकिन शर्म तो इस समय सरकार और जो जिम्मेदार अफसर है, खासकर दमोह के पुलिस अफसर, उनको करना चाहिए कि उन अपराधियों में खौफ नहीं था, उनको नहीं पता था कि लॉकडाउन है, बावजूद इसके वो ले जाते हैं बच्ची को उठाकर
और रेप करते हैं, रेप के बाद उसकी आंखें फोड़ देते हैं। बिल्कुल, देखिए उनको शर्म करनी चाहिए। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मनोज जी एक बात बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य देश भर में जिसने 12 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चियों के साथ में इस तरीके के मामलों में फांसी का प्रावधान किया था और फांसी देने की बात कही थी। लेकिन आज तक एक भी अपराधी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सका है। जितनी भी लोगों को फांसी दी गई उनको अन्य कोर्ट में अपील करने का मौका दिया गया और अब तक ऐसे लगभग कई लोग हैं, 30 के समथिंग ऐसे मामले थे या 30 से ज्यादा भी मामले हो सकते हैं जिनमें फांसी तो सुनाई गई लेकिन अभी तक फांसी एक भी अपराधी को नहीं दी जा सकी। सही कहा। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से चेतन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन जी, ये जो घटना है, जिस तरह से एक बच्ची को पहले अगवा किया जाता, फिर रेप और फिर उसकी आंख फोड़ दी जाती, सरकार ने ये कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हौसले कैसे बुलंद हो जाते हैं लॉकडाउन के उसमें कि पुलिस वहां बैठी रहती है और बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और उसकी आंखें फोड़ दी जाती। देखिए मनोज जी, हमने अनेक अवसरों पर इस बात पर चर्चा की है। फिर से वही बात है कि इतनी अराजकता के साथ, इतने अराजक विचारों के साथ इस देश में करोड़ों करोड़ लोग निवास करते हैं, तो वहां पे आप रामराज की कल्पना करना तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। इन पापियों के साथ जो मैं सुन रहा था कि अनेक लोगों को हमने प्रावधान किया है पर फांसी नहीं हुई, हमारा संविधान क्या कहता है? हम संविधान से बंधे हुए हैं, हमारे हाथ भी संविधान से बंधे हुए हैं। निर्भया केस में आपने नहीं देखा है, सारा देश बोलने के बाद भी 7 साल। हमारी प्रक्रिया बहुत जटिल है साहब। यहाँ कानून में न्याय, जो सच है सच को सच साबित करने के लिए लाखों की फीस जमा करनी पड़ती है और अपने जीवन के वर्षों वर्ष देने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं हम सच को सच साबित कर पाते हैं। ये विडंबना है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको इसी में जीना है, हम इससे भाग तो नहीं सकते ना। हमें इस देश में रहना, तो इस देश में इस विडंबना के साथ जीना होगा। सरकार के समक्ष जो भी बातें आई हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस हिंदुस्तान के पहला वो राज्य था जहां 12 वर्ष से नीचे पे इस प्रकार का अगर कोई क्राइम करता है तो उसको हम फांसी का प्रावधान लेकर के आए हैं। और आज भी माननीय शिवराज जी की सरकार इस बात को दृढ़ संकल्पित है कि समाज में इस प्रकार के जो दानव हैं, अगर मानव बनकर के नहीं रह सकते हैं तो इन दानवों के साथ में कानून वही काम करेगा जो अभी कई जगह पर हम और आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से देश में जो विभाजनकारी गतिविधियों में जो लिप्त थे उनके साथ भी पुलिस प्रशासन ने जो काम, लेकिन सबसे बड़ा चेतन जी, चूंकि आप सरकार में हैं, अब आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस ने कई तरह के सवाल इस पर खड़े किए हैं कि महीने भर हुए सरकार को बने हुए, उसके बाद अपराध का ग्राफ देखिए, खासकर रेप का ग्राफ देखिए। खबर भोपाल से आती है जहां एक ब्लाइंड महिला जो कि घर में अकेली थी, बैंक अधिकारी थी, उसके साथ रेप कर दिया जाता है, उसके ब्लाइंड होने का फायदा उठाया जाता है। इसी तरह बैतूल, चिचोली, नागदा, उज्जैन, कई जगह से इस तरह की खबरें आती। लेकिन ये जो चेहरा है, ये जो जिस तरह की विकृति सामने आई है, खासकर दमोह का मामला, क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन का वक्त था, ऐसे में पुलिस का खौफ नहीं रहा होगा? ऐसे कैसे संभव है कि पुलिस बैठी रही और आरोपी जो घटना को अंजाम देने वाले थे वो अंजाम देकर भाग भी गए? मनोज जी, जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जो कुटिल मानसिकता के लोग हैं, ये किन्हीं भी परिस्थिति में अपराध करने से नहीं चूकते हैं। ये तो लॉकडाउन है, इनको अगर आप जेल में ले जाकर के रख दो, किसी हॉस्टल में ले जाकर के रख दो, किसी वार्डन में ले जाकर के रख दो, तब भी इस प्रकार का क्राइम करके चले जाते हैं। रही बात मेरे मित्र कांग्रेसियों की, तो इन कांग्रेसियों को तो अपने आप पे इनको प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। इस दिन से तुम मध्य प्रदेश में आए, 7.5 करोड़ जनता परेशान थी। कोई हम इस बात का कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं हमारे इसमें कम ज्यादा कुछ नहीं है सर। अपराधी ने अपराध किया है, उसको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन इसको ये कह के हम बचने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारी समाज की जो मानसिकता है, हमको सबसे पहले इसको बदलना होगा। अनेक अवसरों पर, अभी देखिए ना, आप कल परसों आपने देखा होगा ना, लॉकडाउन में शराब की तस्करी हो रही थी सरकार की गाड़ियों में रख करके, आपने देखा है मनोज जी। तो इस देश में, प्रदेश में इस प्रकार की करप्ट मानसिकता जब तक खत्म नहीं होगी, और ये चाहे आप मुझे मानिए नहीं मानिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे और आपके जीते जी हिंदुस्तान से ऐसा माहौल हम बदल पाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात आप ही कह रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है, लेकिन बड़ी साफ गोई से अपनी बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। इसमें ये बहुत कम होता है जब कोई नेता इस बात को स्वीकार करे और ये भी मान रहे हैं कि किस तरह से फांसी की सजा हो जाए, लेकिन सूली तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या करना पड़ता है। बिल्कुल आपने सच कहा और हमें लगता है इसमें सुधार होना चाहिए। अजीत सिंह भदौरिया मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अजीत जी,
ये जो घटना हुई है, आपको पता है, सबको पता है, कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन सा विकृत चेहरा है? मनोज जी, ये वही विकृत चेहरा है जो 14 और 15 साल से जिसने मध्य प्रदेश को बेटियों पे बलात्कार के मामले में नंबर 1 बना दिया था, महिलाओं पे अत्याचार के नंबर 1 बना दिया था। 15 माह की मेहनत से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार कम किया और प्रदेश में सुशासन स्थापित किया, तो ये जब फिर उसको लोकतंत्र की हत्या करके चीरहरण करके ये दोबारा ऐसे लोग बैठ गए हैं, ये सब घटनाक्रम तो होते रहेंगे। अभी आप देखिए आगे आगे क्या होगा। मनोज जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको कोई घटनाक्रम इंदौर का भी याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ समय पहले इंदौर में ही उनकी नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी कार्यकर्ता को मार के 20 शहर में दफना दिया था। जब कांग्रेस सरकार आई तब उसके बॉडी को निकलवाया गया और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा रहती रही है और ये जो कुशासन लौट के आया है, आप तो देखिए, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कैसे आए आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो। चलिए चेतन जी से जवाब ले लो। चेतन जी सुन रहे होंगे, आप जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज जी, जिन लोगों का आचरण पापों से भरा हो, जिन लोगों का आचरण इस देश में विध्वंसकारी ताकतों से हाथ मिलाने का भरा, उसको मैं जवाब नहीं देना चाहता। मेरी सरकार में इस बात की सुरक्षा है कि 7.5 करोड़ लोगों को कानून का पालन करना। अगर कानून का पालन नहीं करोगे तो आप मानव नहीं दानव हो। दानवों के साथ, असुरी शक्तियों के साथ जो काम पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान राम और कृष्ण ने किया, वही काम हम करेंगे। ये बात अलग है कि आज कानून है और संविधान की संवैधानिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए करना है, लेकिन करेंगे हम वही और कड़े से कड़ा दंड देंगे। लेकिन जिस प्रकार से मेरे कोई भी मित्र आते हैं कांग्रेस के, तो सबसे पहले इनको ये लगता है कि इनकी सरकार क्यों चली गई। बड़ा दर्द है साहब इन लोगों को। अब इनका दर्द मनोज जी मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, जिनके घर के आपस के, ये तो बहुत अलग तरह का दर्द है, ये सरकार का दर्द नहीं है। देखिए बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसकी आंख फोड़ दी गई चेतन जी, ये तो हर व्यक्ति का दर्द है। इतनी सफाई के साथ मैंने आपको मनोज जी स्वीकार किया, मैंने माना, मैंने आपका कहा है, हम कभी इस बात के पक्षधर नहीं रहे। और सच कहता हूं, अगर संविधान के संवैधानिक मूल्यों का अगर रक्षा करने की बात अगर नहीं हो तो फैसला भी हम तुरंत कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि हमारे हाथ में सब चीजें नहीं है। ये भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से कानून नहीं चलता। कानून तो कानून की लिखी हुई संविधान कानून की तरह चलेगा। अजीत जी, मैं तो मनोज जी बधाई दूंगा और साधुवाद दूंगा चेतन जी को, जो भारतीय जनता पार्टी में आज भी इस तरीके के सोच के व्यक्ति काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में। तो परंतु वास्तव में चेतन जी सही कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे सच्चे लोगों के हाथ में वास्तव में ही कुछ नहीं है। हाथ में है तो दुराचारी लोगों के हाथ में है, चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो। इन लोगों की स्थिति, इन लोगों का व्यक्तित्व कैसा है, इनका पूर्व कैसा रहा है, ये सबको पता है। ये इस प्रदेश को गर्त में ले जाएंगे मनोज जी, आप लिख लीजिए। ये इस प्रदेश में लगातार तार होती चली आई माँ बहनों की, बेटियों की इज्जत, और फिर ये प्रदेश को ये निश्चित। चलिए आप, मुझे लग रहा है अब इस पर तो राजनीति चलती रहेगी, बयानबाजी का दौर चलता रहेगा, लेकिन उस परिवार का क्या, जिसमें जिस बच्ची के साथ, जिस माँ बाप के साथ, आप दोनों का धन्यवाद मेरे साथ आप जुड़े, लेकिन वो माँ क्या करेगी जिस माँ को ये पता लगा होगा सुबह, जिस पिता को पता लगा होगा कि उसकी 5 साल की बच्ची रात को अगवा हो गई और उसके साथ इस घटना को अंजाम दे दिया। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, जबलपुर के अस्पताल में भर्ती है और हर कोई उस बच्ची के लिए, मासूम के लिए दुआ कर रहा है कि वो जल्द ठीक हो। लेकिन वो ठीक हो जाएगी, पर समाज का ये जो कुकृत्य चेहरा जो सामने आया, जिसमें इस तरह के लोग हैं, इस तरह के दुष्कर्मी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, इनका क्या होगा। ये बात सच है कि जरूरत तो कानून में ही सुधार की है, और कानून में हमने देखा है कि सरकार ने ये कह दिया कि ऐसे दुष्कर्मियों को तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए, ऐसी सरकार की मांग है। लेकिन मामला जब कोर्ट तक पहुंचता है तो चलते चलते कितने साल बीत जाते। हमें याद है निर्भया का मामला, पर अब तो हम यही कहेंगे, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।